रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको हरिद्वार से जुड़ी हुई दे दें, जहां दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं। वहीं दूसरी ओर हर की पौड़ी से लेकर के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे तक चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। साथ ही डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर की मदद से पुलिस हर आने जाने वाले यात्री और उनके सामान की जांच कर रही है। तो वहीं पुलिस कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने खुद जाकर के सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यात्रियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। हरिद्वार में सिटी और देहात दोनों ही क्षेत्रों में लगातार चेकिंग की जा रही है। उसमें संदिग्ध वस्तुओं की और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग का लगातार ये हमारा जो कार्यक्रम है ये लगातार चलता रहेगा। इसमें सभी को ये हिदायत भी दी गई है, किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई देता है तो तत्काल वो कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें अवगत कराएं ताकि उसका आवश्यक जो भी कार्रवाई की जा सके। हुए बम धमाकों के बाद हरिद्वार में भी हाई अलर्ट है और जगह जगह पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। इस वक्त पुलिस विभाग भी अपनी तैनाती कर रहा है और जिस तरह से हम देख सकते हैं कि पुलिस विभाग यहाँ व्यस्ततम इलाके चंद्राचार्य चौक पर चेकिंग अभियान चलाए हुए है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकस इस वक्त नजर आ रहा है और जितनी भी गाड़ियां इस वक्त हरिद्वार की सिटी के अंदर आ रही है या हम कहें जो हरिद्वार सिटी से बाहर की तरफ जा रही है उनकी सबका चेकिंग अभियान यानी सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और जगह जगह हमने देखा कि जिस तरह से हरिद्वार के जिले के जो पुलिस कप्तान है परमेंद्र सिंह डोभाल वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कई जगह उन्होंने जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस विभाग यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाए हुए है और जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर आ रही है सबकी गाड़ियों की डिक्की को खुलवा कर देखा जा रहा है और देख रहे हैं कि गाड़ियां यदि कोई बाहर के नंबर की है तो वो भी कहीं ना कहीं एक संवेदनशील जो उसमें इलाके घेरे में आ जाती है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस विभाग है वो भी इस वक्त सतर्कता बनाए हुए है। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये गाड़ी अभी आकर रुकी है और पुलिस प्रशासन जो है इस वक्त इसकी चेकिंग कर रहे हैं और देख सकते हैं कि डिक्की में इस तरह से पूरी जो जांच है जांच व्यवस्था जो है वो पूरी चलाई जा रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है उस पूरे दिल्ली में हुए हादसे के बाद पूरी तरीके से सतर्क है और संवेदनशील कहे जाने वाले इलाके जैसे हम बात करें हर की पैड़ी की या रेलवे स्टेशन या बस अड्डे की वहां पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। और इस वक्त हम हरिद्वार के सबसे दिल कहे जाने वाले यानी सबसे व्यस्त इलाका जिसे कहते हैं चंद्राचार्य चौक रानीपुर मोड़ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो सतर्कता है जो उसकी संजीदगी है वो देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से जितने भी वाहन यहाँ पर आ रहे हैं सबको पुलिस प्रशासन जो है इस वक्त रोक कर इसकी जांच कर रहा है और जिस तरीके से हाई अलर्ट है उस हाई अलर्ट को देखते हुए पुलिस प्रशासन किसी भी जो गाड़ी है किसी भी तरीके का जो वाहन है यहाँ से गुजर रहा है हर वाहन की यहाँ पर चेकिंग कर रहा है, क्योंकि हम आपको बता दें दिल्ली के अंदर जो हादसा हुआ है जो बम धमाका हुआ है वो भी एक कार में हुआ है जिसकी वजह से एक सीरियल बम ब्लास्ट उसको कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं पुलिस विभाग जो है इस वक्त हर गाड़ी को रोक कर इस वक्त उसकी जांच कर रहा है और जिस तरह की गाड़ियां जो आ रही हैं किसी भी तरह की गाड़ी हो कहीं बाहर से आ रहे हैं या हरिद्वार के ही कोई लोकल व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन पुलिस की जो मौजूदगी है वो हर गाड़ी पर है, हर गाड़ी पर पैनी नजर बनाए हुए है। आप देख सकते हैं जिसको हाई अलर्ट कहा जाता है उसमें कोई भी चाहे लोकल का व्यक्ति हो चाहे बाहर से आने वाली गाड़ी हो सबकी जांच इस वक्त की जा रही है। मैं हरिद्वार से विश्वास सैनी, न्यूज इंडिया। तो रामनगर में बंद स्लॉटर हाउस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला भी सामने आ चुका है। हाईकोर्ट ने जिला अधिकारी को आदेश दिए, डीएम को नगर पालिका की रिपोर्ट पर निर्णय लेने का निर्देश जारी हुआ है। हाईकोर्ट का आदेश है कि रामनगर स्लॉटर हाउस फिर से खुलेगा। रामनगर निवासी ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका, जिसके बाद से हाईकोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर में बंद पड़े स्लॉटर हाउस को फिर से संचालित करने के मामले पर सुनवाई की, जहां मामले की सुनवाई के बाद से हाईकोर्ट ने जिला अधिकारी नैनीताल को निर्देश दिया। जो रिपोर्ट नगरपालिका रामनगर नैनीताल ने जुलाई 2025 को जिला अधिकारी को पेश की थी उस रिपोर्ट पर निर्णय लेकर के स्लॉटर हाउस खोलने की अनुमति नगरपालिका को दे। बता दें कि मामले की सुनवाई के बाद से कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया था। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अबू बकर मकरानी रामनगर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अबू बकर, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जो लंबे समय से स्लॉटर हाउस बंद था किन कारणों की वजह से बंद किया गया था और अब जो हाईकोर्ट की ओर से फैसला सामने आया और आदेश दिया गया कि इसे दोबारा खोला जाना चाहिए, ऐसे में उस याचिकाकर्ता की ओर से अब क्या कुछ अब तक
किसी प्रकार से धन्यवाद किया क्या? कोई बयान इस मामले को लेकर के सामने आया क्या? उनसे कोई बातचीत हुई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पूर्व में जो ये सेनेटर हाउस जो बंद हुआ था, इसमें मानक पूरे ना होने को लेकर ये जिलाधिकारी जो डीएम रही है पूर्व में, वंदना सिंह चौहान, उनके द्वारा जी। इसको बंद कर दिया गया था। जिसके बाद नगर पालिका द्वारा इसको इंस्पेक्शन किया गया था दोबारा से, और इसके जो मानक थे इसको पूरा कर जुलाई 2025 को इसकी रिपोर्ट जो है जिलाधिकारी नैनीताल को सौंप दी गई थी। हम्म। जिसके बाद से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो इसलिए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट का जो दरवाजा है वो खटखटाना पड़ा था। जी जी, ठीक है। साथ ही साथ क्या सिर्फ ये एक स्लॉटर हाउस से जुड़ा हुआ मामला है या फिर और भी ऐसे कई स्लॉटर हाउसेस हैं जिन पर ताला लगाया गया था? और इस तरीके से जो मामले अब तक सामने आए हैं, इसको लेकर के हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हाई कोर्ट के साथ साथ जो अब हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, क्या इसके बाद दूसरे पक्ष की ओर से कहीं और याचिका या कोई और पीआईएल दाखिल की जाएगी? देखिए, पहले तो जब ये हाई कोर्ट का पूरा फैसला आया है तो जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने भी जो है माननीय उच्च न्यायालय का जो है धन्यवाद दिया है। हम्म। और आपको बताते चले कि देखिए, जब सेलेक्टर हाउस यहाँ पर बंद था तो यहाँ जो मांस की आपूर्ति होती थी वो उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग क्षेत्रों से हो रही थी। और ऐसे में कई जो है घटना घटित हो जा रही थी। जैसे कि आपको ये मामला संज्ञान में होगा कि 23 अक्टूबर को जो बरेली मीट फैक्ट्री से जो मांस ला रही गाड़ियां थी उनके साथ तोड़फोड़ और जो है अभद्र व्यवहार किया गया था। यहाँ के जो है जो ड्राइवर थे उनके साथ भी जो है बदतमीजी हुई थी। और इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने लगभग 50 एफआईआर जो है दर्ज की थी। आपको बताते चले कि ये जो जब सेलेक्टर हाउस ये खुल जाएगा तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो फिर नहीं होंगी। और रही बात कि कहीं और पीआईएल डालने की, तो अभी तक फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं है कि उन लोगों ने कहीं और जो है पीआईएल डाली है। जी ठीक है अबू बकर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं रुड़की के नारसन ब्लॉक के गांव नगला इमाद में ग्राम प्रधान के किए गए कार्यों की जानकारी आरटीआई के तहत मांगना कुछ ग्रामीणों को भारी पड़ गया। ग्रामीणों का ये कहना है कि उन्होंने ग्राम प्रधान सीमा देवी से पंचायत के कामों और खर्चों का ब्यौरा मांगा था। साथ ही उन्होंने ये मामला मीडिया के जरिए भी उजागर किया है, जिसके बाद से खबरें प्रकाशित हुई। वहीं ग्रामीणों का ये आरोप है कि इससे नाराज होकर के ग्राम प्रधान ने आरटीआई डालने वाले ग्रामीणों और कुछ पत्रकारों को नोटिस भेजे, जिससे कि वे खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। आरोप यह भी है कि प्रधान के समर्थक ग्रामीणों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। पीड़ित ग्रामीणों ने यह बताया कि वे जल्द ही इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। हमारे द्वारा ये आरटीआई मांगी गई थी और इसमें स्पष्ट रूप से कोई भी कार्य संपन्न नहीं है। और जी फिर मीडिया के द्वारा एक ये खबर चलाई गई थी और जी उसके बाद हमारे पास ये नोटिस आया। किस तरह का नोटिस है और ये हमें धमकाने की साजिश कर रहे हैं, दबाने की साजिश कर रहे हैं, एक्सेप्ट वगैरह की धमकी भी दे रहे हैं और जी अन्य प्रकरण में फंसाने के लिए हमें उकसा रहे हैं। मैंने प्रधान जी के से कुछ आरटीआई मांगी थी, इन्होंने मना कर दिया था। तब मैंने वीडियो स्तर से मांगी, उन्होंने जो मुझे आरटीआई का जवाब दिया वो आधा अधूरा था। और साहब उसके बाद मैंने अपना सीडीओ साहब से भी डाली थी आरटीआई। वहाँ के आदेश के बाद भी इन्होंने ब्लॉक वालों ने मुझे आधी अधूरी जानकारी दी। मैंने पूछा था भाई सड़कें कहाँ हैं सर, मौसम मार्ग कहाँ है, चैनल कहाँ पड़ी हैं, आपने सड़कें कहाँ बनवाई है, इंटरलॉकिंग कहाँ कराई है, आपने मंदिर में, आपने देवस्थानों पे, आपने एक शमशान घाट का निर्माण दिखा दिया, कहाँ है धरातल पे? कहीं नहीं है। तो इस तरीके के ये अब इन्होंने क्या करा कि साहब जब ऊपर से आदेश आ रहे हैं और जांच का नंबर आ रहा है तो इन्होंने हमें एक ये नोटिस भिजवा दिया एक वकील के माध्यम से। ये हमें डराना धमकाना चाह रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में नई फिल्म नीति आने के बाद से अब बॉलीवुड से कई बड़े चेहरे देवभूमि में शूटिंग में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की अपनी क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री अभी भी अपेक्षा जैसी उड़ान नहीं भर पाई है। बॉलीवुड कलाकार जमील खान, जो कि खुद उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, उनका ये कहना है कि फिल्म नीति जहां पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है, वहीं क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्री को असल मजबूती तभी मिलेगी जब स्थानीय लोग अपनी पहाड़ी फिल्मों को सपोर्ट करेंगे। जमील खान ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को मौका देना होगा और प्लेटफॉर्म देने होंगे, तभी पहाड़ी सिनेमा मजबूत हो पाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकेगा।
जो जो ज़मीन है वहीं से लोगों को उभरना पड़ेगा। अब बाहर के लोग यहाँ आके उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, मैं कह रहा हूँ। हालांकि हमारे देश का हिस्सा है ये, और हमारे देश का हिस्सा होने के नाते हर हिस्से से लोग आएंगे यहाँ पर। इसको टूरिज़्म के लिए खूबसूरत जगह है, टूरिज़्म के लिए इस्तेमाल करेंगे, मज़ा लेंगे, चले जाएंगे। फिल्में आएंगी, फिल्में खूबसूरत लोकेशंस होंगे, फैसिलिटीज़ होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा अच्छी तरीके से, तो वो रेवेन्यू जनरेट करेंगी। उस लिहाज से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। लेकिन जब तक ज़मीन से चीज़ें नहीं निकलेंगी यहाँ पर, तब तक वो चीज़ जिसकी बात आप कर रहे हैं वो नहीं पैदा होगी, और यहाँ के लोगों को खुद ही वो मोर्चा संभालना पड़ेगा। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड सरकार वाइब्रेंट विलेज के विकास को लेकर के अब फोकस बढ़ा रही है। बता दें कि राज्यों में लगभग 91 ई वाइब्रेंट विलेज चिन्हित किए गए हैं और सरकार का ये लक्ष्य है कि यहां ऐसी सुविधाएं दी जाए कि स्थानीय लोगों को साल भर रोजगार मिलता रहे। साथ ही कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो वहीं सरकार की ये कोशिश है कि वाइब्रेंट विलेज में संसाधनों का पूरा उपयोग हो और यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देकर के स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत की जाए। इसमें 51 गांव हमारे वाइब्रेंट विलेजेस के अंतर्गत आए थे। अब सेकेंड फेज में 40 गांव और जुड़े हुए हैं। टोटल 91 विलेजेस ऐसे हैं जिनको वाइब्रेंट विलेज का नाम दिया गया, जिनको वाइब्रेंट विलेजेस की श्रेणी में लाए। तो उसमें इन वाइब्रेंट विलेजेस में लोगों को रोजगार मिले, वर्ष भर मिले। इसमें हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंतर्गत ही चलेंगे। इसमें टूरिज्म का प्रमोशन तो होगा ही, होम स्टेज का प्रमोशन तो होगा ही, साथ ही हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को कैसे एक साथ जोड़ के आगे चलें। तो अल्मोड़ा में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को खत्म करने की मांग को लेकर के आज वरिष्ठ नागरिकों ने गांधी पार्क में धरना दिया। और दरअसल ये धरना 2017 से लगातार हर मंगलवार को लेकर के गांधी पार्क में दिया जाता है। धरना दे रहे लोगों का ये कहना है कि जब तक सरकार अल्मोड़ा में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को खत्म कर इसका शासनादेश जारी नहीं कर देती, तब तक ये धरना इसी तरह जारी रहेगा। हम 2017 से हार्डवेयर जो विकास प्राधिकरण की को थोपा गया है, उसके विरुद्ध में हम पिछले 8 साल से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो विकास प्राधिकरण की शर्तें हैं, जो उसके जो नॉर्म्स है, वो पहाड़ में बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकते हैं। यहाँ की छोटी छोटी खेतें हैं, छोटे छोटे जोत हैं, और लोग चूंकि चकबंदी नहीं है, इसे लोग अदला बदली करके मकान बनाते हैं। 8 साल से जब से सरकार ने पहाड़ पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण थोपा है, तब से लेकर के लगातार इस जनपद में ये धरना चल रहा है। हर मंगलवार को हम लोग यहाँ पर धरना देते हैं, लेकिन सरकार अभी सुन नहीं पा रही है। रामनगर पालिका प्रशासन इन दिनों मीट मार्केट विवाद में घिरता नजर आ रहा है। ठेका खत्म होने के बाद से मार्केट पर ताला लगाने की कोशिश हुई, लेकिन मीट व्यापारियों के जोरदार विरोध के आगे प्रशासन की एक न चली। सूत्रों के अनुसार पालिका की टीम जैसे ही मार्केट पहुंची, दुकानदारों ने हंगामा शुरू कर दिया। व्यापारियों ने साफ कहा कि ताला नहीं लगने देंगे क्योंकि प्रशासन पक्षपात कर रहा है। उनका यह आरोप है कि शहर में कई जगह अवैध मटन चिकन की दुकानें पालिका के इशारे पर ही चल रही हैं और उन पर कोई भी एक्शन नहीं होता, लेकिन वैध कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं 4 दिनों से चल रही इस जद्दोजहद में पालिका अब तक सरकारी संपत्ति पर कब्जा नहीं जमा पाई है। विरोध के दौरान कुछ दुकानदारों ने पालिका का ताला तोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इस मामले को लेकर के एसडीएम रामनगर ने इस बात की जानकारी साझा की कि मीट मार्केट का टेंडर आगे नहीं बढ़ाया गया था और इसलिए ईओ नगर पालिका ने इसे बंद किया। दुकानदारों की ओर से ताला तोड़े जाने पर यह कहा है कि इस मामले की कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, जो मीट मार्केट के संबंध में जो ठेका था वो लगभग 2 दिन पहले बंद हो गया था। इस संबंध में जो ईओ नगर पालिका के द्वारा जो पूल मीट मार्केट है, क्योंकि उनका जो टेंडर था आगे बढ़ा नहीं है दुकानों का, इसलिए उसको बंद कर दिया गया था। अभी ये मैटर संज्ञान में आया कि तत्पर दुकानदारों के द्वारा जो है उसको ताला तोड़ने का प्रयास भी किया गया है। इसमें ईओ साहब को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है और मामला संज्ञान में है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सतपाल सिंह बिष्ट ने ये कहा है कि विश्वविद्यालय लगातार उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि चाहे पठन पाठन का विषय हो या फिर परीक्षाओं को समय से करवाना हो, सारी चीजें समय पर हो रही है और इसके साथ ही विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगातार मजबूत हो रहा है। पिछले वर्षों की भांति हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ समय पे हो जाएं। आपने देखा होगा छात्र संघ हमारे जो चुनाव थे जिनमें सबसे ज़्यादा लोग सोचते थे मुश्किलें होती हैं। मेरे छात्रों ने, शिक्षकों ने, कर्मचारियों ने बहुत ही शालीन तरीके से इस बार का छात्र संघ चुनाव किया। ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं हुई जिसको अप्रिय कहा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले बधाई देता हूँ कि सभी परिसरों में बहुत शांतिपूर्ण तरह से छात्र संघ ने अपने इलेक्शन कराए। इसके बाद पठन पाठन कार्य में भी बच्चे लग गए हैं और जो नए बच्चे आए हैं उन्होंने ये भी कहा कि भाई पढ़ना लिखना रिसर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में एक घटनाक्रम हुआ था कि मैं राजभवन के एक मीटिंग में देहरादून गया था। वहाँ महामहिम राज्यपाल ने हमारे विश्वविद्यालय को 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया। तो वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर रुड़की के दरगाह साबिर पाक पहुंची और इस दौरान पति फहद अहमद के साथ दरगाह में उन्होंने चादर पोशी भी की और देश में अमन, भाईचारे और एकता की दुआ मांगी। बता दें कि अभिनेत्री का दरगाह के साहिबजादा शाह यावर मियां ने स्वागत किया। इस अवसर पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने कहा कि यहाँ आकर मुझे बेहद सुकून मिला और आध्यात्मिक ऊर्जा दरगाह मोहब्बत और इंसानियत का संदेश देती है। वहीं जियारत की दौरान अभिनेत्री की एक झलक पाने को भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ नजर आया। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने यह आरोप लगाया था कि आरोपी ने उससे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया, जिसके बाद से पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है और मामले की आगे जांच जारी है। मामला थाना सिडकुल क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मुनस्यारी विकासखंड के सीमांत गांव टोगा में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जहां पर गांव के एक अधेड़ की ट्रॉली से गिरने की वजह से जान जाने की खबर सामने आई है, जिस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे में बता दें कि अधेड़ का शव नदी किनारे बोल्डर में मिला, जिससे कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं घटना की सूचना ग्रामवासियों ने तत्काल प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही मौके पर यहां प्रशासनिक टीमें पहुंची और शव को फिर कब्जे में लिया गया, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। साथ ही इस गांव हादसे से पूरे गांव में इस वक्त शोक और आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंप दिया है और उनका ये कहना है कि लंबे समय से नदी पर पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पुल निर्माण का काम शुरू नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो विकासनगर के कुंजा ग्रांट गांव से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां नशे के कारोबार ने अब बच्चों को भी अपने गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। 10 साल का बच्चा स्मैक की पुड़िया बेचता हुआ कैमरे में कैद हुआ। वहीं गांव वाले ये कह रहे हैं कि असली सौदागर तो बच्चे के पीछे छिपा है और पुलिस अब भी कार्रवाई को तैयार नहीं नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुंजा ग्रांट सालों से स्मैक के कारोबार के लिए बदनाम है। वहीं
नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा। हालात सुधरे, लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए और अब खेल और खतरनाक हो गया। किसी स्मैकर या किसी नशा करने वाले को यहाँ के ग्रामीण उसको रोकते हैं और उससे बात करते हैं या पुलिस से बात करते हैं, लेकिन पुलिस का रवैया हमेशा अब तक आश्वासन के अलावा दुर्मुख रवैया रहता है कि हम इसको अभी कर रहे हैं, फिर करेंगे, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई देखने में कोई व्यवस्था सामने नहीं आई है। बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, लेकिन जब कोई चीज़ घर बैठे किसी को इनकम आनी शुरू हो जाती है तो वो फिर ये अपना अंत भूल जाता है कि मान लीजिए मुझको पैसा कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं। उन चीज़ों को देख करके अब इस हालात में अगर पुलिस अपना ऐसे ही डुलमुल रवैया अपनाएगी, ये जनता है, जनता का काम है अपना रोजगार भी करना, लेकिन उसके साथ साथ अगर पुलिस का ही डुलमुल रवैया है तो उसका कोई फायदा मुझे नज़र नहीं आने लगता है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को नाम, पता और सबूत तक सौंप दिए, लेकिन एक हफ्ता बीत गया, ना कोई मुकदमा, ना कोई गिरफ्तारी। लोगों का आरोप है कि पुलिस की यह चुप्पी नशा रोकथाम कमेटी के हौसले तोड़ रही है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों का नशे के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस प्रशासन को सहयोग करने के बावजूद भी स्थानीय नशे के जो तस्कर हैं उनके हौसले बुलंद हैं। वो अपने साथ साथ अपने छोटे बच्चों को भी इस तस्करी में शामिल कर रहे हैं, जिससे वो आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करते नजर आ रहे हैं। वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है छोटे बच्चों का तस्करी, नशे की तस्करी करना, उससे वास्तव में लग रहा है कि ये आने वाले समय में एक बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने की तरफ जा रहा है। और पुलिस प्रशासन इसमें समय रहते यदि कार्रवाई नहीं कर पाया तो आने वाले समय में ये पूरे क्षेत्र और प्रदेश के लिए बड़ा घातक होगा। हमने जब पूरे मामले पर सीओ विकास नगर भास्कर लाल शाह से बातचीत की, इस दौरान उन्होंने जांच के आदेश देते हुए सख्त एक्शन का भरोसा दिखाया। चौकी इंचार्ज और यहाँ के एसएसआई, इंस्पेक्टर सभी को निर्देशित किया गया है। इनके द्वारा यहाँ पे पुलिस बल लगा दिया गया है। अगर ऐसा संज्ञान में आता है तो हमारे द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और तथा जो ये बच्चा, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया है कि कुछ नशीला पदार्थ किसी को दे रहा है, तो इस संबंध में इनके द्वारा जांच की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तथा हमारे द्वारा ये भी किया गया है कि इस क्षेत्र में जो भी अजनबी व्यक्ति, अजनबी युवक आदि दिखाई देते हैं जो इस क्षेत्र के रहने वाले नहीं है, तो हम उनको पूछताछ करते हैं। उनके परिजनों से फ़ोन करके पूछते हैं कि आपका जो भी पुत्र है या जो भी संबंधी है ये यहाँ क्या करने आया है। इस संबंध में ये कार्रवाई करने से काफ़ी मात्रा में नियंत्रण होता है। इस संबंध में जैसे कि मुझे थाने वालों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उस बच्चे से पूछताछ की गई थी, तथा यह देखा जा रहा है कि कोई इस प्रकार के नशीले पदार्थों का पेडलिंग करने के लिए किसी बच्चे या अन्य युवक का जो उनके अबोध हैं उनका प्रयोग न करने पाए। हमारे द्वारा इस संबंध में अब सतर्कता बढ़ती जा रही है तथा पुलिस बल उस क्षेत्र में तैनात कर दिया गया। मुख्यमंत्री का संकल्प है 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड, लेकिन ऊंचा ग्रांट जैसी जगहों पर सवाल अब भी वही है। जब बच्चे ही नशे का सौदागर बन जाएं, तो नशा कौन रोकेगा? अब ये नशा पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। अब देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और आखिर कब होगी कार्रवाई। और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर उमर की कार का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल हुआ था उमर। i20 का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। देखिए, लगभग बताया जा रहा था कि फरीदाबाद से लेकर के हरियाणा के बॉर्डर और दिल्ली के बॉर्डर तक जितने भी सीसीटीवी फुटेज है सबको खंगाला गया है, जिस रूट से ये हुंडई i20 कार की एंट्री हुई थी। और अब एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल हुआ था उमर, उस दौरान का ये वीडियो है। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।